और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 516 नए मामले आए। 13 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी बीच अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75,784 तक पहुंच गया है और बीते 24 घंटे में 14,606 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,251 तक पहुंच गई है। 24 घंटे की बात करें तो 473 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया और कुल मिला के अभी 68,838 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,995 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तो अलग अलग जिलों के अलग अलग आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं और एक बार फिर ये मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते चुनौती भी बड़ी दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार हर जगह वक्त वक्त पर साप्ताहिक बंदी लागू कर रही है, जिसको लेकर मसूरी में साप्ताहिक बंदी के चलते इलाके के दूध, सब्जी, दवाई की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। इससे मसूरी में आ रहे पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर्यटकों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी की वजह से उनको काफी परेशानियां हुई। लोगों का यह भी कहना है कि उनको नहीं मालूम था कि मसूरी में साप्ताहिक बंद होता है, जिसे लेकर पर्यटकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें अलग अलग नियम कायदे बनाए गए हैं, जिसमें कहीं पे साप्ताहिक बंदी है, कहीं पे कोई दूसरा नियम है। मंशा यही है कि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। मसूरी में साप्ताहिक बंदी, जिसके चलते यहाँ पे पर्यटकों को कई तरह की दिक्कतें हुई। वो लोग जो बाहर से मसूरी घूमने आए थे, जिन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ पे साप्ताहिक बंदी है, उनको कई तरह की परेशानियां हुई। तो सरकार को चाहिए कि व्यवस्था करे, टेस्टिंग बढ़ाए और यहाँ पे सफाई वगैरह का या फॉगिंग वगैरह का व्यवस्था करे, जिससे किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि टूरिस्ट बेचारा आता है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है। जो बाहर से आ गया, जो कल आ गया, उसको आज खाना भी चाहिए, घूमेगा भी, समझे, तो वो तो परेशान है बेचारा। कहीं इसमें टूरिस्टों के साथ छलावा नजर आ रहा है। टूरिस्टों को ना कोई सुविधा मिल रही है, ना उनकी कोई टेस्टिंग है, उनकी भी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह का मजाक बना रखा है, कोरोना को लेकर कोई गंभीर नहीं है। इतना बड़ा चुनाव निपट गया, बिहार में कहीं कोरोना नजर नहीं आया, लेकिन अब जो है चुनाव निपटने के बाद देखा जा रहा है कि साप्ताहिक बंदी की जा रही है, जिसका मुझे लगता नहीं कि कोई लाभ है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत परेशान है। टूरिस्ट आ रहा है, रात को रुकता है, सुबह देखता है कि यहाँ बंद है। और 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू होने वाला है। इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इस बार का सत्र भी सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही बुलाया जाएगा और वो तमाम सावधानियां बरती जाएंगी जो कोरोना से कोरोना गाइडलाइन के चलते कई तरह के नियम और कायदे बनाए गए हैं, लिहाजा सावधानी बरती जा रही है। सत्र भी होगा तो उसमें भी पूरी तरीके से सावधानियां बरती जाएंगी ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो वो रुड़की के नारसन बॉर्डर पे पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जाना कि किस तरह से महाकुंभ के दौरान आने वाले यात्रियों की कोविड-19 के टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मंगलोर रुड़की के बीच शिकारी वाले पीर से देहरादून और हरिद्वार जाने वाले बाईपास के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया और काम को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। नारसन में किस तरह से टीम लगाई जाएगी और कैसे आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, इसको लेके भी क्या तैयारी की गई है, इसे परखा गया। मुख्यमंत्री जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैठक भी ली, उसमें समीक्षा की गई, तैयारियों कितनी हुई हैं और आगे कैसे काम को गति देनी है।
तो कुंभ को लेकर सीएम रावत ने यहां पे तैयारियों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री रुड़की के नारसन बॉर्डर पे पहुंचे थे। ये अलग अलग तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री यहां बैठक करते हुए भी नजर आए, समीक्षा करते हुए भी नजर आए, तैयारियां क्या है उसको परखते हुए भी नजर आए और आगे क्या कदम, कैसे गति देनी है काम को, इसको लेके भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो अलग अलग विभागों के साथ भी उन्होंने जानकारियां ली, बैठक की और आगे नीति है कि महाकुंभ जो है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने जाने की तरह से महाकुंभ के दौरान टेस्ट किया जाएगा। इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए ताकि कुंभ निर्बाध संपन्न हो सके। तो NHI के जो हमारे अफसर हैं उनके साथ आज यहाँ पर भ्रमण पर हैं हम लोग। तो उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सुरेश भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि भले ही उन्हें राजनीतिक जीवन में उत्तराखंड को अपनी सेवाएं देने का मौका पहली बार मिला हो, लेकिन स्थानीय निवासी होने के नाते उन्हें पूरे प्रदेश का अनुभव है। छात्र जीवन से कई दायित्व का निर्वहन करते हुए सुरेश भट्ट पहली बार उत्तराखंड आए, तो साथ ही उन्होंने 2022 में बीजेपी की फिर सत्ता वापसी को अपना लक्ष्य माना है। सुरेश भट्ट का मानना है कि सरकार की रीति, नीति और विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। महामंत्री के रूप में एक ही जो प्राथमिकता है वो एक ही प्राथमिकता है, संगठन का विस्तार और संगठन की मजबूती। सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर सरकार की उपलब्धियों को आम जनता में पहुंचाकर फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाना, यही एक तरह से आने वाले दिनों का एक तरह से रोडमैप यही रहेगा। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर तंज कसा। सीएम ने रावत पर आरोप लगाया कि रावत जैसे दिखते हैं, असल में वैसे हैं नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हरीश रावत सिर्फ अपने पाप को प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने पापों का, और दिखावा करने के लिए मां गंगा की शरण में आए हैं। उपवास पर नहीं है, वो बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। सच है कि वो जो पाप उन्होंने किए उसका प्रायश्चित तो यहाँ पर कर रहे हैं और इसलिए माँ गंगा की शरण में आए हैं। हम तो ये कहेंगे माँ गंगा उनको माफ़ करे, क्षमा करे। और रावत जी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को माँ गंगा भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि आखिर वो क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं। बात मुख में राम और बगल में छुरी जैसी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने रुड़की के नारसन मंगलोर में पहुंचे। उसी दूसरी तरफ मंगलोर विधायक जो है वो यहां पे पहुंचे थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहां पे देखा गया। तो सीएम के दौरे को लेकर विधायक ने कई सवाल उठाए और कहा कि सर्दी के मौसम में तारकोल की बनाई गई सड़क कामयाब नहीं हो सकती। साथ ही कहा कि चंद मिनटों के निरीक्षण से क्या फायदा। विधायक का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों को दरकिनार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाए और सीएम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। तो
कुंभ की तैयारियों को लेकर यहां विधायक मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार देहरादून आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, संगठन एकजुट है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से लेके बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक जगह जगह जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी की गई है। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी को लेकर मसूरी बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने की। और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए रूपरेखा तैयार की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का यह पहला उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बीजेपी युवा मोर्चा के मसूरी अध्यक्ष राकेश रावत और प्रदेश संयोजक संजय चमोली ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून आगमन को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी है। पारंपरिक पोशाक और रैली के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा तमाम मंडलों में भी उनके स्वागत की तैयारी है। और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस का मानना है कि देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। उत्तराखंड में भी आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटी है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं और पार्टी सिर्फ अपने आला कमान की मेहमान नवाजी में व्यस्त है। के पास और काम ही क्या है? चुनाव 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 के अलावा उनके पास कोई काम है? इलेक्शन मोड में रहते हैं तो खुद ही स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। कोरोना हो तो उसमें इलेक्शन मोड, वैश्विक महामारी हो तो उसमें इलेक्शन मोड, भूकंप हो तो उसमें इलेक्शन मोड। उनका इलेक्शन मोड खत्म ही नहीं होता। और ये हर एक चीज की, हर एक पार्टी की, हर एक संगठन की, हर एक व्यक्ति की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक चरित्र होता है। भाजपा का चरित्र है कि वो सत्ता के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और आज पूरे राज्य में सरकार, संगठन, सब लोग उसी काम में तो लगे। अब आज नड्डा जी आ रहे हैं, कल खड्डा जी आ रहे हैं, परसों चड्डा जी आ रहे हैं, तो आते रहते हैं और उनका जो है यही काम लगा रहता है, चुनाव की तैयारी करो। अब क्या करेंगे आगे वो? नड्डा जी इसलिए आ रहे हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे देश में इस समय टॉप में उत्तराखंड है। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से बात की और उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया उन्होंने। साथ ही कहा कि किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और उनसे वार्ता करने के लिए बैठक बुलानी पड़ी। इसके साथ ही उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया है। राज्य के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन लगा तो राज्य सरकार को उत्तराखंड के देहरादून से लेकर के सभी जिलों में जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं की गई और उसका परिणाम है कि कोरोना एक बार राज्य के अंदर फिर पैर पसार रहा है। जो जांच है उसमें जांच की दर में कटौती करने से बीच में ये लगा कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि जांच दर में कटौती से कोरोना के संक्रमित मरीज बीच में उनकी संख्या कम हो गई थी, अब फिर से बढ़ने लगी। और ऐसे में देहरादून में इतवार की साप्ताहिक बंदी से मसूरी जो हमारी पर्यटक नगरी है, जिसने पूरे साल पर्यटक सीजन में नुकसान झेला है होटलियर से लेकर उसके कर्मचारियों ने, तो इस समय मौका था कि उनको उस नुकसान से बचाया जाता। ऐसे में देहरादून में साप्ताहिक बंदी का दिन इतवार के बजाय कोई और चुनना चाहिए था, ताकि पर्यटकों इतवार को सारे लोगों का, पर्यटकों के अलावा जो देहरादून के और ऋषिकेश, हरिद्वार के व्यापारी, उनका दबाव मसूरी पर न पड़ता और यहाँ पर जो है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती। उस बात को नहीं सोचा गया। उसकी वजह से मसूरी, धनोल्टी, केम्प्टी फॉल जैसे पर्यटक स्थलों पर यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है।
देहरादून का जो जिला प्रशासन है और राज्य की जो सरकार है, जो देहरादून में बैठ करके सारे फैसले लेती है, उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए कि हमको कोरोना की रोकथाम के साथ साथ पर्यटक के आवाजाही पर किस ढंग से नियंत्रित करके लोगों को नुकसान से भी बचाना है और कोरोना से बचाना है। सरकार निर्णय लेने में सुस्त होने के साथ साथ गलत फैसले ले रही है, उसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और यहां एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंतनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। इन लोगों ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं को विकास विरोधी बताया और कांग्रेस का पुतला दहन किया। अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र पाल वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के मुख्य चौराहे पे कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। वास्तव में जो ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इसका जो विरोध कर रहे हैं, वास्तव में ये विकास विरोधी लोग हैं। कांग्रेस जो है विकास विरोधी की नीति अपनाती है और इसी के विरोध में हमने आज इनका पुतला फूंका हुआ है। हमारे युवा साथी और पूरे क्षेत्रवासी इस चीज़ से बड़े ही गुस्से में हैं, आक्रोश में है कि जो क्षेत्र का विकास हो रहा है, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर्यटन के साधन बढ़ेंगे, राज्य की आय बढ़ेगी, नव युवकों को रोज़गार मिलने के भरपूर चांस रहेंगे, जिसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विरोध में हमने इनका पुतला फूंका है। और देहरादून में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और जिसके बाद दिव्यांगों ने नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग के करीब ही धरना शुरू कर दिया। ये लोग हर महीने पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 1 लाख रुपए का कर्ज मांगा है। दिव्यांग पेंशन धारकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5,000 रुपए की आर्थिक मदद, राज्य में सरकारी और गैर सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर आउटसोर्स के जरिए रोजगार दिए जाने की भी मांग की है। तो पेंशन धारकों को सीएम राहत कोष से 5,000 की रकम और सरकारी और गैर सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर नौकरी की मांग। दिवस है और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं। वार्ता भी हो चुकी है सभी अधिकारियों से। आज जब देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है तो हमने दिव्यांग दिवस पे काला दिवस मनाने का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुद्दा है पेंशन, आपका रोजगार, शिक्षा, कोई भी जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर सरकार ने अब तक किसी भी दिव्यांग को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पेंशन से अलावा, वो भी 4 महीने में 6 महीने में मिलती है। उस 1,200 रुपये में क्या ये लोग अपना परिवार पाल लेंगे? रोजगार की व्यवस्था नहीं है। देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकार बड़ा काम करने की तैयारी में है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत 30 स्मार्ट सिटी बसों को चलाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के सीईओ और देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अगले हफ्ते से बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी और अगर पहले चरण का ट्रायल कामयाब रहा तो दिसंबर खत्म होने तक करीब 11 और लाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बस देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ला रहे हैं और इसमें हमें भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। और पहली जो प्रोटो बस है, जो बस जैसी चलेगी वो अब यहाँ ट्रायल किया जाएगा सड़कों पर चला करके। वो बस कल हैदराबाद से यहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी ही जो हमारे परिवहन विभाग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से हमारा प्लान है कि हम इसका ट्रायल रन शुरू कर देंगे। टोटल 30 बसें आनी हैं। पहले चरण में अगर ये ट्रायल रन सफल रहता है, अगर कोई उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको देखते हुए दिसंबर के लास्ट तक हम लगभग 11 बस आ जाएंगी और उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी 30 बसों तक को उसको बेड़े को बढ़ाया जाएगा। देहरादून में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने अपने ऑफिस में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की। इस बैठक में शहर के लोगों ने नल से जल की आपूर्ति का काम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। वहीं डीएम ने बताया कि शासन को आज डीपीआर भेज दी गई है। शहर के कुछ गांवों में इस योजना को पहुंचाना बाकी है। इन्हीं गांवों की रिपोर्ट आज भेजी गई है। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ियों में भी योजना के तहत नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 20 दिसंबर तक सभी आंगनबाड़ी और स्कूल में नल का कनेक्शन देकर जल की आपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए।
मिशन में अभी जो पूरे राज्य में देहरादून अभी प्रथम स्थान पर है और लगभग 87% से ऊपर थोड़ा जो है कवरेज किया जा चुका है। अब इसके अलावा कुछ गांव हैं, वहां के लिए जो है हमने डीपीआर जो है शासन को आज अब भेज दी है और वहां से जैसे ही वो पास होके आएगी तो और घरों में भी किया जाएगा। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमें एक कहा गया था कि 100 दिनों के भीतर समस्त आंगनवाड़ी और स्कूलों में भी जो जल जो है वो नल से दिया जाना है। उसके क्रम में भी आज हमारी बैठक हुई है और लगभग 80% के आसपास जगहों पर जो है ये दिया जा चुका है और 20 दिसंबर तक सभी को टारगेट दिया गया है इसको कंप्लीट कर लें। हमारा 100 दिन 10 जनवरी को पूरा होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 20 दिसंबर तक सभी आंगनवाड़ी और स्कूलों में नल के द्वारा जल का कनेक्शन जो है जल प्राप्त हो सके। और ऋषिकेश के गडुल ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के गलत निर्वाचन का मामला तूल पकड़ने लगा है। आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर ग्राम प्रधान बने धर्मपाल सिंह के खिलाफ अब जांच की मांग उठी है। जांच की मांग को लेकर ऋषिकेश तहसील में गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। जो ग्राम प्रधान है वर्तमान में धर्मपाल सिंह, उनके जो है 2 जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं जो ऋषिकेश तहसील से जारी हो रखे हैं। 2002 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो रखा है और 2018 में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी हो रखा है। हमने डीएम साहब के यहाँ जो है ये अपनी याचिका डाली थी। डीएम साहब ने जो है एडीएम वित्त और राजस्व को जो है इसको जांच के लिए लिखा था। एडीएम वित्त साहब ने एसडीएम साहब को जांच के लिए लिखा था। 3 तारीख को जो है उन्होंने जांच का ये कॉपी यहाँ दे दी थी। 5 तारीख को यहाँ पहुँच गई थी, जिसमें एडीएम साहब के यहाँ से साफ लिखा हो कि 1 हफ्ते के अंदर जो है कार्यालय को अवगत कराएं। आज 1 महीना होने को आया है। इनकी जो जाँच रिपोर्ट है ये अभी जो है अलमारी में बंद है। और खबर रुद्रपुर से है, जहां एक जेसीबी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के मंगलोर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस का काम शुरू होने पर बीजेपी से लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा इसको रोकने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन इस आदेश को किसी अधिकारी ने दबाने का काम किया है। और विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आज समाज कल्याण विभाग के मंत्री यशपाल आर्या ने प्रदेश के कई दिव्यांगजनों को राहत पहुंचाने का काम किया और उनको ट्राइसाइकिल और कई दूसरे उपकरण वितरित किए ताकि उनकी परेशानी थोड़ी कम हो सके। विश्व दिव्यांग दिवस है और जो भारत सरकार द्वारा जिसमें दिव्यांगों के लिए और राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता के तौर पर काफ़ी योजनाओं की शुरुआत की है। हमारा मकसद साफ है, जो हमारा निःशक्तजन अधिकार अधिनियम है उसको पूरी तरह से लागू करना हमारी प्राथमिकता है। और आज दिव्यांग दिवस यहाँ पर हमने मनाया है। गत वर्षों में हम सभी आयोजन करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमें इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लखनऊ में आयोजन करना पड़ा है। लेकिन हम सीधे जुड़े हैं यहाँ पूरे उत्तराखंड के हर जनपद से हम जुड़े हैं और मुझे यकीन है कि भविष्य में हम समानता, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में दिव्यांग को समान भागीदारी मिले, उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।